नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे किरदार के इर्द गिर्द घूमती है जो शायद हम सबने कहीं ना कहीं देखा है, घर में, दफ्तर में। हाँ, या शायद अपने अंदर भी। ये है यशोधर पंत, मतलब वाईडी पंत, एक सरकारी मुलाजिम, सेक्शन ऑफिसर। और एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो उनकी समझ और उनके उसूलों से तालमेल नहीं बिठा पा रहा। और इस कहानी की खूबसूरती ये है कि ये टकराव किसी बड़े ड्रामे से नहीं आता, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक बहुत ही आम सी घटना से सामने आता है। उनकी शादी की 25वीं सालगिरह, जिसे अंग्रेजी में सिल्वर वेडिंग कहते हैं। हाँ, और ये जश्न यशोधर बाबू को किसी कारण से समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। कुछ अटपटा, कुछ अनुचित सा। बिल्कुल, और इसी एक जुमले समहाउ इम्प्रॉपर में उनकी पूरी जिंदगी का संघर्ष छिपा है। तो चलिए इसी अजीब से लगने वाले एहसास की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है उनके दफ्तर से। दफ्तर के आखिरी कुछ मिनटों से। हाँ, घड़ी में शाम के 5:15 बजे हैं। जी। यशोधर बाबू अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा रुककर अपने जूनियर्स के साथ हल्का फुल्का मजाक कर रहे हैं। ये आदत भी उन्होंने कहीं से सीखी थी, है ना? हाँ, ये भी उन्हें विरासत में मिली है, उनके आदर्श के शंदा से। तो माहौल बड़ा रोजमर्रा का है, लेकिन यहीं से पहली चिंगारी फूटती है। और वो चिंगारी है उनकी कलाई पर बंधी घड़ी। जी। एक नया असिस्टेंट ग्रेड का क्लर्क है चड्ढा, वो उनकी घड़ी देखकर तंज कसता है। कहता है, बाबा आदम के जमाने की है बब्बा, आपकी ये चूनेदानी। यहाँ घड़ी सिर्फ एक चीज नहीं है, वो एक प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। और यशोधर बाबू का जवाब भी देखे कितना गहरा है। जी। वो कहते हैं कि ये घड़ी उन्हें शादी में मिली थी और आज तक सही वक्त बता रहे हैं। हाँ, उनके लिए वक्त का मतलब है निरंतरता, एक ठहराव, जबकि चड्ढा के लिए वक्त का मतलब है रफ्तार, नयापन। यहीं पर दो पीढ़ियों की सोच का टकराव साफ दिखता है। और इसी बातचीत से राज खुल जाता है। हाँ, कि आज तो उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। एक सहकर्मी हिसाब लगाकर ऐलान कर देता है, सर आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। और फिर तो दफ्तर में पार्टी का शोर मच जाता है। और यशोधर बाबू का रिएक्शन देखने लायक है। वो खुश होते हुए झेंपते हैं और झेपते हुए खुश होते हैं। ये अदा भी, जैसा कि लेखक बताते हैं, उन्होंने किशंदा से ही सीखी है। वो इस जश्न के विचार को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर रहे, लेकिन अपना भी नहीं पा रहे हैं। वो इसे गोरे साहबों के चोंचले कहकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चड्ढा और बाकी लोग जिद पर अड़ जाते हैं। आखिरकार यशोधर बाबू 30 रुपए निकाल कर दे देते हैं। ये हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो पार्टी में शामिल नहीं होते पर पैसे दे देते हैं। ये क्या दिखाता है? ये एक तरह का समझौता है। वो अपनी आत्मा को तो बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। मतलब 30 रुपए देकर वो एक तरह से उस आधुनिक रस्म से अपनी जान छुड़ा रहे हैं, चुपचाप, बिना कोई बड़ा टकराव पैदा किए। जी। और उनके हर एक्शन, हर डायलॉग में बार बार एक नाम आता है, किशंदा। किशंदा। किशंदा की सीख, किशंदा की परंपरा। यशोधर बाबू की कहानी को समझने के लिए किशंदा के किरदार को समझना बहुत जरूरी है ना? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किशंदा यशोधर बाबू के लिए एक नैतिक ध्रुव तारे की तरह हैं। जब भी वो किसी दुविधा में होते हैं, वो आसमान में किशंदा को ही ढूंढते हैं। कृष्णानंद पांडे यानी किशंदा। हाँ, वो कुंवारे थे और पहाड़ से आने वाले कई लड़कों के लिए दिल्ली में एक ठिकाना थे। कहानी बताती है कि जब यशोधर बाबू दिल्ली आए तो उनकी उम्र नौकरी के लिए कम थी। तो किशंदा ने उन्हें अपने यहाँ मेस का रसोइया बनाकर पनाह दी। सिर्फ पनाह ही नहीं, 50 रुपए उधार भी दिए ताकि वो अपने लिए कपड़े बनवा सकें। और बाद में नौकरी भी लगवाई, दफ्तर के तौर तरीके भी सिखाए। किशंदा उनके लिए सिर्फ एक सीनियर या मददगार नहीं थे, वो एक आदर्श थे। एक जीता जागता उदाहरण। हाँ, लेकिन यहाँ एक विडंबना है। जिस आदर्श का यशोधर बाबू पालन कर रहे हैं, उस आदर्श का अंत बहुत अकेला और दुखद हुआ। हाँ, ये बहुत मार्मिक है। रिटायरमेंट के बाद किशंदा को सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा। और उनके जिन जिन लोगों की उन्होंने मदद की थी, उनमें से किसी ने उन्हें अपने साथ नहीं रखा। यशोधर बाबू भी उस वक्त पारिवारिक मजबूरियों के चलते उन्हें अपने पास नहीं रख पाए, जिसका मलाल उन्हें हमेशा रहा। किशंदा गांव लौट गए और साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु का कारण पूछा गया तो जवाब मिला, जो हुआ होगा। जो हुआ होगा, ये सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन होती है। इसमें कितनी बेबसी है, कितना अकेलापन है। जैसे किसी के होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये सिर्फ मौत के कारण की अनभिज्ञता नहीं है, ये एक सामाजिक उदासीनता है।
जब आपका कोई परिवार नहीं होता तो आपकी मौत भी एक बेनाम घटना बनकर रह जाती है और यशोधर बाबू के मन में सबसे गहरा डर शायद यही है कि कहीं उनका अंत भी किशनदा की तरह जो हुआ होगा बनकर ना रह जाए। तो एक तरफ किशनदा का ये अकेला अंत है और दूसरी तरफ यशोधर बाबू का अपना भरा पूरा परिवार। लेकिन क्या वो उस परिवार में भी अकेले नहीं हैं? वही तो सवाल है। वो दफ्तर से कभी सीधे घर नहीं जाते। पहले बिरला मंदिर, फिर सब्जी मंडी और फिर कहीं रात 8 बजे के बाद घर में कदम रखते हैं। ये तो साफ तौर पर घर से भागना हुआ। हाँ, ये घर से नहीं, घर में होने वाले टकराव से बचना है। उनका घर अब उनका नहीं रहा। वो एक ऐसी जगह बन गया है जहां हर चीज उन्हें चुनौती देती हुई महसूस होती है। उनके बच्चे एक नई दुनिया के प्रतीक हैं, जिसे वो समझ नहीं पाते। जैसे उनका बड़ा बेटा एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता है और शुरुआत में ही 1550 रुपए महीना कमा रहा है। यशोधर बाबू को तो ये बात ही समहाउ इम्प्रॉपर लगती है कि भाई इतनी तनख्वाह कैसे मिल सकती है। और यहाँ लेखक का ये समहाउ इम्प्रॉपर का इस्तेमाल बहुत कमाल का है। जी, ये दिखाता है कि यशोधर बाबू की दुविधा पूरी तरह देसी भी नहीं है। बिल्कुल। वो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में पले बड़े हैं, तो उनकी नैतिकता और उसूलों पर उस साहबी दुनिया का भी असर है। वो आधुनिकता को गोरे साहबों के चौंचले कहते हैं। लेकिन उसे खारिज करने के लिए भी अंग्रेजी का ही सहारा लेते हैं। ये उनके अंदर का एक और द्वंद्व है। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। और ये द्वंद्व सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, अपनी पत्नी के साथ भी है। हाँ, उनकी पत्नी अब बच्चों के साथ ढलमी हैं। वो बिना आस्तीन का ब्लाउज पहनती हैं, होठों पर लाली लगाती हैं और उनकी शिकायत भी जायज लगती है कि संयुक्त परिवार में यशोधर बाबू ने कभी उनका साथ नहीं दिया और अब वो बच्चों के साथ हैं तो भी उन्हें टोका जाता है। सही बात है। उनकी पत्नी का किरदार दिखाता है कि बदलाव सिर्फ नई पीढ़ी में नहीं आ रहा। वो एक तरह से अपने दबे हुए अरमानों को पबजी रही हैं। वो आधुनिकता को एक आजादी की तरह देखती हैं, जबकि यशोधर बाबू उसे परंपरा पर हमले की तरह। एक ही घर में रहते हुए दोनों के लिए दुनिया के मायने कितने अलग हैं। और इसी माहौल की पराकाष्ठा उस शाम होती है जब वो अपनी सिल्वर वेडिंग के दिन घर पहुंचते हैं। घर के बाहर गाड़ियां, स्कूटर, मेहमान, अंदर रंग बिरंगी रोशनियां। एक पल को तो उन्हें लगता है कि वो गलत घर आ गए हैं। सोचिए, अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करना कितना तकलीफदेह होगा। उनका बेटा भूषण उन्हें देखते ही डांटता है, बाबा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। उस डांट में चिंता कम है और झुंझलाहट ज्यादा है। हाँ, कि मेहमानों के सामने उनकी इमेज खराब हो रही है। फिर उनसे केक कटवाया जाता है, एक ऐसी रस्म जिसके लिए वो तैयार नहीं है। वो मना करते हैं, कहते हैं कि इसमें अंडा हो सकता है। नहीं। ये बहाने नहीं है, ये उनके प्रतिरोध का तरीका है, एक तरह का पैसिव रेजिस्टेंस। अच्छा। वो सीधे सीधे लड़ नहीं सकते, इसलिए वो अपनी परंपराओं और उसूलों की ढाल बनाकर इस आधुनिक हमले से खुद को बचा रहे हैं। मतलब जब वो कहते हैं कि मैंने पूजा नहीं की, तो वो असल में कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी इस दुनिया में शामिल होने से पहले अपनी दुनिया में लौटना चाहता हूँ। और उन्हें मौका मिल भी जाता है, वो पूजा करने चले जाते हैं और जानबूझकर 15 मिनट की पूजा को 25 मिनट तक खींचते हैं, ताकि जब तक वो बाहर आए ये अजनबी मेहमानों की भीड़ जा चुकी हो। और उस पूजा में भी वो ईश्वर से नहीं, किशनदा से बात कर रहे होते हैं। हाँ, उनका मन वर्तमान की समस्याओं का हल भी अतीत के अपने आदर्श में ही खोज रहा है। उन्हें किशनदा दिखाई देते हैं, जो कह रहे हैं कि भाओ सब लोग इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, अपना नियम अपना हुआ। यानी अंत में तुम्हारे साथ तुम्हारे उसूल ही रह जाते हैं। जब मेहमान चले जाते हैं तब कहानी अपने सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंचती है। जी। उनका उनका बड़ा बेटा भूषण बड़े उत्साह से एक पैकेट आगे बढ़ाता है, एक तोहफा। हाँ, एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन, और वो तोहफा देते हुए जो कहता है वो इस कहानी की आत्मा है। क्या कहता है वो? भूषण कहता है, आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। ये सुनते ही यशोधर बाबू की आंखों में नमी आ जाती है। और कहानी यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, ये आंसू किस बात के हैं? खुशी के कि बेटे ने उनके लिए सोचा, या दुख के? मुझे लगता है ये दुख के आंसू हैं। बेटे ने उनके फटे पुलोवर के बारे में सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो सुबह सुबह उस फटे पुलोवर में दूध लेने जाते ही क्यों हैं। बेटा ये भी तो कह सकता था कि पिताजी कल से दूध मैं ला दूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। मतलब बेटे को समस्या की जड़ से नहीं बल्कि समस्या के लक्षण से परेशानी है। बिल्कुल।
उसे पिता की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता, उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि पिता के फटे पुलोवर से समाज में उसकी छवि खराब होती है। बिल्कुल, वो तोहफा एक समाधान की तरह दिया गया है, लेकिन वो असल में समस्या को और गहरा कर रहा है। भूषण अनजाने में कह रहा है कि आप हमारे स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते, इसलिए खुद को बदलिए। वो यशोधर बाबू की जरूरत पूरी नहीं कर रहा, वो अपनी शर्म को ढक रहा है। वो गांव एक तोहफा कम, एक ताना ज्यादा महसूस होता है। और उस गाउन को पहनकर यशोधर बाबू को लगता है कि उनके अंगों में किशंदा उतर आए हैं। वही किशंदा जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी। ये कितनी दुखद बात है कि अपने ही बेटे से मिला तोहफा उन्हें अपने परिवार के और करीब लाने के बजाय उन्हें किशंदा के अकेलेपन का एहसास कराता है। और यहीं ये कहानी एक व्यक्ति की कहानी से बढ़कर एक पूरी पीढ़ी की कहानी बन जाती है। वो पीढ़ी जो बदलते वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई, जिनके लिए उनके मूल्य और उनके सिद्धांत ही उनकी पहचान थे। और जब नई पीढ़ी ने उन मूल्यों को ही आउटडेटेड कह दिया, तो उनकी पूरी पहचान ही संकट में आ गई। तो यशोधर बाबू को मिला वो ड्रेसिंग गाउन क्या सच में एक तोहफा था या एक प्रतीक? दो पीढ़ियों के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश, या उस दूरी को और गहरा करने का एक संकेत? ये कहानी इन सवालों के साथ हमें छोड़ जाती है। और शायद एक और बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती है। अक्सर हम कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के साथ एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन क्या आधुनिक होने का मतलब अपने बुजुर्गों के अनुभवों, उनकी भावनाओं और उनके समहाउ इम्प्रॉपर लगने वाले डर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना है? शायद असली पुल तब बनता है जब दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के सच को समझने की कोशिश करती हैं, सिर्फ अपनी शर्तों पर बदलाव थोपने की नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।